हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल वंश की, जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को दर्शाता है। तो फ्रेंड देखिए, मध्यकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है मुगल वंश। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको इतिहास के बारे में पीएचडी करा दी जाए। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टोरी के माध्यम से हम कैसे पूरे मुगल वंश के जो प्रथम शासक था बाबर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हासिल कर सकें और किस तरीके से हम इसे याद रख सकें। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मुगल वंश यानी कि देखिए, प्रथम शासक कौन था मुगल वंश का। अगर हम बात करें मुगल वंश की स्थापना किसने करी या मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था बाबर। अगर इसके शासनकाल के ऊपर नज़र डालें तो 1526 से लेकर 1530 तक इसने शासन किया, मात्र 4 साल तक। अगर हम इसका प्रारंभिक जीवन देखें तो बहुत संघर्ष करने के बावजूद इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। हमें इससे काफ़ी सीखने को मिलता है। हमें बाबर से क्या सीखने को मिलता है? धैर्य एवं संकल्प की शिक्षा इससे सीखने को मिलती है। इतिहासकार जैसे हमें बताते हैं, जैसे इसका इतिहास रहा है, उससे हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। अगर हम बात करें फ्रेंड बाबर के जीवन परिचय से लेकर युद्धों तक वर्णन हम इसका देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर था। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था बाबर। अगर बात करें फ्रेंड मुगल शासक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मुगल शासक जो थे वो वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने इसे यहाँ पर लिखा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि तुर्कों की जाति क्या थी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको बताना है तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। ये किस शाखा से थे? तुर्कों की चगताई। अब देखिए फ्रेंड, मुगल जो थे इन्हें क्या कहा जाता था? मंगोल कहा जाता था। और मंगोल फारसी में क्या अर्थ है? फारसी में मुगल है। अगर हम बात करें फ्रेंड, मुगल जो थे ये 2 वंशों के पूर्वज थे, यानी कि इनके वंशज जो थे ये किसके वंशज से? 2 वंशों के। कौन कौन से? एक तो तैमूर वंश के और दूसरा था चंगेज़ खां के। ये वंशज थे। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप को तैमूर कहना ज़्यादा अच्छा समझते थे, क्योंकि चंगेज़ खान ने ऐसा नरसंहार करा था जिनसे ये अपने आप को चंगेज़ खां का वंशज नहीं मानते थे। तो ये अपने आप को ज़्यादा क्या कहलवाना पसंद करते थे? तैमूर वंश के। तो फ्रेंड यहाँ से हमने ये सीखा। अगर हम बात करें फ्रेंड बाबर का पूरा नाम क्या था या बाबर का दूसरा क्या नाम था, इस तरीके का डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड बाबर का पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। तो फ्रेंड यहाँ से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है। अगर इसके जन्म की बात करें तो फ्रेंड इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड कब हुआ था जन्म? 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पर? फरगना में हुआ था। अगर हम बात करें प्रारंभ में, देखिए फ्रेंड जब इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो पिता का नाम क्या था इनका? उमर शेख मिर्ज़ा। क्या नाम था पिता का? उमर शेख मिर्ज़ा। जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो ये उस टाइम कितने वर्ष का था? तो 11 वर्ष का था। तो 11 वर्ष की उम्र में इसे फरगना का सिंहासन प्राप्त होता है। अगर हम बात करें इसे ही क्यों प्राप्त होता है, तो फ्रेंड इसकी दादी जो थी दौलत बेगम, उन्हीं की वजह से इसे फरगना का सिंहासन प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? तो जून 1494 में, मात्र 11 वर्ष की उम्र में। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप 11 वर्ष की उम्र में क्या अवस्था होती है बच्चे की। तो फ्रेंड उस उम्र में इसे फरगना का सिंहासन प्राप्त हो गया था। परंतु वही कहते हैं ना कि अपने ही मरवाते हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही अपने जो थे इनके चाचा, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसे सिंहासन मिल गया, तो उन्हीं के कारण इसे वहाँ के पद से निष्कासन कर दिया, इसे पद से हटा दिया। तो फ्रेंड ये 3-4 साल तक ऐसे ही फिरता रहा। फिर इसने क्या करा, फिर हम उसके सैनिक जीवन के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से देखिए आरंभिक जीवन बाबर का बहुत संघर्ष वाला रहा, आप ये देख सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड इसके सैनिक जीवन में, तो फ्रेंड सैनिक जीवन में सबसे पहले देखिए इसे सर-ए-पुल का युद्ध करना पड़ा।
सर ए पुल का युद्ध। फ्रेंड यहाँ पर हमने यही क्यों लिया, देखिए इससे पहले की और भी कहानी है, मगर हमारा मकसद यहाँ पर यह है जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सर ए पुल किसके मध्य लड़ा गया, तो किसके मध्य लड़ा है, बाबर और शैबानी खां। तो 1501 में शैबानी खां ने इसे सर ए पुल के युद्ध में हरा दिया, जिससे ये पराजित हो गया। सबसे पहले ही शैबानी खां ने यहाँ पर ही तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। अब देखिए फ्रेंड, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग इसने सर ए पुल के युद्ध में कर लिया था 1501 में, जो कि आगे चलकर भारत विजय में इस बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है तुलुगमा पद्धति का प्रयोग। तो फ्रेंड इसने दृढ़ संकल्प दिखाया और ये ऐसी आगे आते हुए इसने उत्तर भारत की तरफ इसने रुख करा और सर्वप्रथम इसने 1504 में काबुल विजय प्राप्त किया और 1506 से 7 के बीच कई अनेक युद्ध हुए और जहां पर इसने मिर्ज़ा उपाधि को त्याग करके, अक्सर डायरेक्ट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्ज़ा उपाधि या पादशाह धारण कब की, इसने उपाधि कब प्राप्त की। तो फ्रेंड कौन से युद्ध में, काबुल विजय के दौरान इसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि त्याग कर, मिर्ज़ा उपाधि त्याग कर। तो फ्रेंड यहाँ से आप इतने क्वेश्चनों को देख सकते हैं। सबसे पहले आपसे मालूम करेगा सर ए पुल का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तो बाबर और शैबानी खां, जिसमें शैबानी खां की विजय हुई, जिससे उसने वहाँ पर क्या सीखा, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग भी सीखा। कहाँ पर, सर ए पुल के युद्ध में। तो फ्रेंड आपको ये याद रखना है 1501 में हुआ था। किस किस के मध्य, 1501 में शैबानी खां के मध्य, बाबर और शैबानी खां के मध्य। तो फ्रेंड यहाँ से आप अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादशाह की उपाधि कहाँ, किस युद्ध के दौरान की या किस विजय के दौरान की, तो उसने किसके दौरान की थी, काबुल विजय के दौरान की थी। अब देखते हैं फ्रेंड यहाँ से भारत विजय का आमंत्रण एवं भारत की स्थिति। देखिए फ्रेंड भारत में जो स्थिति क्या थी, दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का राज चल रहा था। और अगर हम बात करें राजस्थान के एरिया में, तो वहाँ पर राजपूतों का एक राजपूत शक्तिशाली शक्ति बन चुके थे। वहाँ पर राजपूतों का अपनी एक शक्तिशाली साम्राज्य हो गया था। तो फ्रेंड राजपूतों के मन में भी ये जिज्ञासा हो गई थी कि हम भी दिल्ली सल्तनत पर राज करें। तो वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली पर राज करना चाहते थे। और पहले से ही अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो लोधी वंश का वहाँ पर शासन चल रहा था। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर अक्सर बात ये आती है कि बाबर क्यों चाहता था कि वो दिल्ली सल्तनत पर शासन करें। तो फ्रेंड देखिए तैमूर वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, ये बात सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर तैमूर लंग के द्वारा पंजाब में एक अपना गवर्नर स्थापित किया था, मगर उसने धोखा दे के खिरज खान ने सैयद वंश की स्थापना की। फिर सैयद वंश को हराकर लोधी वंश यानी कि अफगान के लोधी वंशों ने उस पर आक्रमण कर दिया और अपना शासन करने लगे दिल्ली सल्तनत पर। इसलिए ही बाबर चाहता था कि तैमूर वंशों का ही फिर से दिल्ली सल्तनत पर शासन हो। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम स्थिति क्या थी, क्या कहानी थी। तो फ्रेंड देखिए इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, ये चाहता था कि इब्राहिम लोदी को हटाकर मुझे सत्ता प्राप्त हो जाए। परंतु इसने क्या देखा कि आलम खां क्या चाहता था कि आलम खां ने निमंत्रण भेजा बाबर को कि वो दिल्ली में आए और दिल्ली पर आक्रमण करें। तो फ्रेंड इसी का फ़ायदा उठाकर भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। तो फ्रेंड देखिए बाबर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सुनहरा अवसर था। इससे पहले वो 4 आक्रमण अभियान कर चुका था, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। अब उसने देखा कि घर में ही एक दूसरे के सब विरोधी हैं। अगर हम राजपूतों के बारे में देखें तो वहाँ पर भी राणा सांगा ने भी निमंत्रण भेजा था कि बाबर आए और हमारी मदद करे और जिससे दिल्ली सल्तनत पर हमारा अधिकार हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो फ्रेंड देखिए उनके आमंत्रण का सुनहरा अवसर पाकर देखिए पहले तो 4था अभियान हो चुका था, फिर उसके बाद 5वां अभियान बाबर ने चलाया। इसी के माध्यम से पानीपत में
पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो फ्रेंड ये 21 अप्रैल 1526 में पानीपत स्थान पर प्रथम युद्ध लड़ा गया। इसी के कारण इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526। और यही वह डेट है कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत लेता है। यहीं से ही मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और इसके पश्चात लगभग 3 सदी तक मुगल भारत में शासन करते हैं। 3 सदी तक। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको दिनांक याद रखनी पड़ेगी, यानी कि तारीख। तो फ्रेंड देखिए, इब्राहिम लोदी वैस बाबर, इनके बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय रहा और इब्राहिम लोदी वहीं पर मारा गया। जब इब्राहिम लोदी को लगा कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा, तो उसने अपने आप को ही ख़त्म करना महत्वपूर्ण समझा। इससे बाबर की महत्वपूर्ण विजय यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई। अगर हम बात करें फ्रेंड कि पानीपत का प्रथम युद्ध होने के पश्चात कि बाबर का कौन से स्थान पर अधिकार हो गया, तो फ्रेंड दिल्ली एवं आगरा बाबर का अधिकार डायरेक्ट हो गया था पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ने के बाद। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए सफलता का मुख्य कारण क्या था। देखिए, जबकि अगर हमने देखा है कि बाबर की संख्या जो है, सैनिकों की संख्या जो है, वो इब्राहिम लोदी के मुकाबले काफ़ी कम थी, मगर फिर भी बाबर की सेना विजय रही और बाबर विजय रहा। उसका देखिए कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे। एक तो था विशाल तोपखाना, जो कि उसने सर-ए-पुल के युद्ध से सीखा था। किसके बेस में? शेबानी खां के। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए विशाल तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो फ्रेंड कर रहा था उस्ताद अली कुली। फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो फ्रेंड तोपखाने का जो नेतृत्व किया था वो उस्ताद अली कुली ने करा था। अगर बात करें फ्रेंड, इसमें एक और महत्वपूर्ण मुख्य कारण था बंदूकशियों का नेतृत्व, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मुस्तफ़ा कर रहा था। तो फ्रेंड इसी के लिए, मतलब कुशल सैनिकों की वजह से और कुशल पद्धति की वजह से उसने क्या करा था? पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। तो फ्रेंड यही कुछ मुख्य कारण थे। फ्रेंड उसके बाद देखिए 1526 में उसने सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध जीता। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ। अब उसके बाद खानवा का युद्ध होता है। अब खानवा के युद्ध में देखिए फ्रेंड्स क्या कहानी रही। देखिए राणा सांगा ने भी बाबर को इनवाइट करा था, यानी कि आमंत्रण दिया था कि वो आए और दिल्ली की सल्तनत पर आक्रमण करें। अब देखिए बाबर को राणा सांगा एक विदेशी समझता था और उसने उसका शासन को मतलब भारत में जमने नहीं दिया। उसने बोला कि आप वापस चले जाएं, मगर ऐसा वो कैसे कर सकता था? उसने भी इतनी महत्वपूर्ण से, वो तो कब से इंतज़ार कर रहा था इसी बात का। तो फ्रेंड जब उन दोनों में नहीं बनी तो उनके बीच खानवा का युद्ध होता है। अब बात आती है खानवा का युद्ध कब होता है। तो फ्रेंड देखिए 16 मार्च 1527, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट, भी आपको याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1526 के बाद 1527 में युद्ध होता है। सबसे पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड खानवा का युद्ध जो होता है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें राणा सांगा पराजित हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो राणा सांगा का जो साथ दे रहे थे वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो हमें कहानी आपको समझानी है, उसमें था चंदेरी भी राणा सांगा का क्या कर रही थी? चंदेरी का शासक भी राणा सांगा का साथ दे रहा था उस टाइम। तो फ्रेंड इसमें क्या हुआ? राणा सांगा पराजित हुआ और अपना दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध, बाबर ने अच्छी तरीके से जीत ली और यहीं पर उसने गाजी की उपाधि धारण की थी, यानी कि काफिरों का कत्ल करने की उसने बात कही थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। यही गाजी की उपाधि धारण की थी उसने खानवा के युद्ध में 16 मार्च 1527 में। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजी की उपाधि कौन से युद्ध में उसने धारण की थी। तो कौन से युद्ध में धारण की थी फ्रेंड्स? खानवा के युद्ध में धारण की थी। अब फ्रेंड देखिए होता क्या है, यहाँ से राजपूतों की शक्ति बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। अब होता क्या है, जो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय,
अब वो क्या कर रहा था, जो कि उसने खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था, अब वो क्या करता है, वो दृढ़ निश्चय करता है कि हमें बाबर को यहाँ से भगाना है। तो फ्रेंड वो चंदेरी में ही सारे राजपूतों को इकट्ठा करके यानी कि अपने राजपूतों की शक्ति का पुनर्गठन हो रहा था, कहाँ पर, चंदेरी पर। तो फ्रेंड इसे देखते हुए बाबर ने 1528 ईस्वी को चंदेरी पर आक्रमण किया। अब फ्रेंड बाबर ने अपने बाबरनामा में ही अफगानों से ज़्यादा राजपूतों की शक्ति से वो ज़्यादा भयभीत था, इसलिए ही उसने राजपूतों की शक्ति को तहस नहस कर दिया था। तो फ्रेंड यहाँ से होता क्या है कि मदनी राय भी पराजित हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ से उसने खानवा का युद्ध के पश्चात उसने क्या करा, 1528 में चंदेरी का युद्ध भी जीत लिया। फिर इसके बाद होता क्या है फ्रेंड, नुसरत शाह जो कि बंगाल का शासक था। अब देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि अफ़गानों का भी क्या नाम है कि आगमन हो रहा था और अफ़गान भी अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाह रहे थे। तो फ्रेंड होता क्या है, जहाँ पर इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, उसने अफ़गानों की सहायता से बाबर को बाहर करना चाहता था। तो फ्रेंड होता क्या है, घाघरा का युद्ध 5 मई 1528 को होता है। 5 मई 1528 को होता है। किस के मध्य, बाबर व महमूद लोदी के मध्य, जिसमें यही फ्रेंड्स घाघरा का जो युद्ध है यही बाबर का अंतिम युद्ध होता है। और फ्रेंड इसके माध्यम से अफ़गानों का यहाँ से सफाया हो जाता है। और फ्रेंड बंगाल का जो शासक था उससे अकबर ने उससे वचन लिया था कि वह अफ़गानों को यहाँ पर नहीं आने देगा। इस तरीके से बाबर ने अपने शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी और मुगल शासन की नींव रखी, यानी कि इसलिए ही बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से बाबर ने कैसे स्ट्रगल करके यानी संघर्ष करके एक महत्वपूर्ण मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से सीखना पड़ता है। देखिए भारत पर बाबर ने कितनी बार, 5वीं बार आक्रमण करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड यहाँ से हमें सीखने को मिलता है धैर्य एवं संकल्प की शिक्षा। इतिहासकार कहते हैं कि बाबर से हमें सीखना चाहिए धैर्य एवं संकल्प की शिक्षा। तो फ्रेंड देखिए धैर्य इंसान को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाता है। तो फ्रेंड्स आप भी आई होप इतिहास से सीखेंगे और अपने जीवन में धैर्य को कायम रखेंगे। तो फ्रेंड देखते हैं, देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए फ्रेंड अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामे में संग्रहित किया गया था। जिसे अगर बात आती है ये बाबरनामा कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में फ्रेंड्स, तुर्की भाषा में। अब बात आती है, देखिए बाबरनामा में यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि बाबरनामा में किन 2 हिंदू राजाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है विजयनगर के कृष्ण राय और दूसरा है क्या है, मेवाड़ के राजा। तो फ्रेंड यहाँ से दो हिंदुओं का राजा का वर्णन मिलता है। अगर मुस्लिम शासकों की बात करें तो 5 मुस्लिम शासकों का भी वर्णन मिलता है बाबरनामा में। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो फ्रेंड देखिए बाबरी मस्जिद का निर्माण, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाबर का जो सेना नायक था मीर बाकी, इसने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमने पूरा जो भी बाबर से रिलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने इस वीडियो में देखे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और फ्रेंड यहाँ से हमने जितने भी बाबर से क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हमने यहाँ से कवर कर लिया है। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा बने जो आपका इस वीडियो से ना बनता हो। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।